तो एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें लोरटेल की एक काफ़ी साल पुरानी मेमोरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोरटेल एक गहरी अंधेरी रात में और जोरदार बारिश में एक बग्गी के सामने खड़ी होती है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, यह वही पर्सन है जिसने हमारी लोरटेल को अडॉप्ट किया था। हाँ भाई, यही है गोल्ड किंग। जहाँ पर वह गोल्ड किंग कहता है, उन्होंने कहा था ये जो पावर्स मैंने गेन की हैं ये सभी मुझे बिट्रियल के द्वारा मिली हैं और ये सभी पावर्स अब मुझसे भी बिट्रियल द्वारा छीन ली जा रही हैं। मैंने इसे रोकने का काफ़ी ट्राई किया था लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा, मुझे वही सेम फेथ मिला। जहाँ पर लोरटेल कहती है तुम देखने में काफ़ी ज़्यादा ही लोनली दिख रहे हो। वह भी कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन इसे कभी मत भूलना, जब तुम एकदम नीचे चली जाओगी तो वहां पर कोई भी नहीं होगा तुम्हारे हाथ को पकड़ने के लिए। लेकिन हमारी लोरटेल उस सिचुएशन में भी शांत होती है। वह भी कहता है क्या क्या हुआ लोरटेल, जैसा कि तुम नॉर्मली तौर पर स्माइल करती हो वैसा क्यों नहीं कर रही। जहां पर भाई हम लोरटेल को देख सकते हैं, वह भी आंसू के साथ रो रही होती है क्योंकि उसे भी दुख होता है उसके अडॉप्टेड फादर की प्यारी मेमोरीज के साथ उसके दूर जाने का। उसका फादर भी कहता है मैं देख सकता हूँ तुम्हें ये पहले ही पता चल चुका है, मुझे ध्यान से देखो, यह एक एलाइट का एंड है और एक गोल्डन किंग का भी। यही तुम्हारा फ्यूचर है लोरटेल। जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में लोरटेल मन में सोचती है आखिरकार वे शब्द जो कि मेरे लिए एक कर्ज की तरह थे, आखिरकार आज वे मेरे कानों में क्यों गुज रहे हैं, क्यों। एड एडी भी कहता है देखो तो सही चीज़ें किस तरीके से बदल गई। जहाँ पर हमें उनके कॉन्ट्रैक्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में समराइज करते हुए कहूँ तो इसके रूल्स एकदम सिंपल हैं। ड्यून हमारे एड रो टेलर को उसकी ग्रेजुएशन जल्दी कंप्लीट कराने में मदद करेगा, जिसके बदले में एड रो टेलर टेल के क्राइम्स को वापस बदले में रिवील कराने में मदद करेगा। और यही वह कॉन्ट्रैक्ट था जो कि ड्यून ने हमारी लोरटेल को दिखाया था। जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद लोरटेल भी कहती है अगर यही सब हो रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तभी सीन शिफ्ट होता है और कोई कहता है यह कितना अमेजिंग है एक्टिंग कंपनी लीडर, जैसा कि तुम जानते ही हो लोरटेल कोई ऐसी पर्सन नहीं है जिसे रस्सियों से बांधकर उससे डील किया जा सके। तभी हमारा एड कहता है तुमने कहा था ना जब तुम सिल्वेनिया ब्रांच का ध्यान रख लोगे और उसे टेक ओवर कर लोगे तो तुम लोरटेल का भी ख्याल रख सकोगे। जहां पर ड्यून भी कहता है ऑफ कोर्स। एक्टिंग कंपनी लीडर लोरटेल जो कि पुरानी कंपनी लीडर की बेटी है, ऐसा माना जाता है कि वह पुराने एरा की एक अवशेष है और इसी बात पर ओल्ड लेक की मेन ब्रांच भी भरोसा करती है। फिर भी किसी तरह वह छुट्टियों के दौरान इस पूरी ब्रांच को फिर से कंट्रोल में लाने के लिए काबिल थी। और छुट्टियों के दौरान एक ऐसा टाइम आया जब सिल्वेनिया ब्रांच किसी के भी कब्जे में नहीं था, जिसी बीच मुझे भी टाइम मिल गया इस सब के लिए और इसने मुझे फ्रीली मूव करने के लिए भी अलाउ किया था। और उसी दौरान मुझे एक और ऐसा रास्ता पाया जिससे मैं उसका भी ध्यान रख सकूं। अब हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि वह अगले 3 दिनों तक कुछ भी ना कर सके, और बस इतना ही। और हाँ, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाओगे। वैसे तो देखने में तुम कंपनी लीडर के काफ़ी क्लोज लगते थे, मुझे लगा था कि तुम्हें मनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। जहाँ पर एडी भी कहता है इतनी अच्छी कंडीशंस के साथ तो मैं हमेशा से तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहूँगा, और वैसे लोअरटेल को धोखा देना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे तुमसे पक्की करनी है, और वह चीज़ यह है कि तुम आखिरकार लोअरटेल को कैसे डील करने के बारे में सोच रहे हो। और आखिरकार तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कर्मचारी, एक कंपनी का छोटा सा कर्मचारी मेरी ग्रेजुएशन को इतना जल्दी करवाने में कैसे मदद कर सकता है। ड्यून भी कहता है क्या बात पक्की करनी है, जिसकी बात तो सुनकर एड भी थोड़ी देर के लिए शांत होता है। अच्छा, तो उससे पहले तुम एक अनुमान लगाओ, तुम्हें क्या लगता है जब से मैं इस इलाइट ट्रेडिंग कंपनी में था तो मैंने पावर में आने के लिए कितना लंबा इंतज़ार किया होगा। यहाँ तक कि जब इलाइट यानी कि गोल्ड किंग अपनी जगह को भी खो बैठा, और यह जब जब पूरी ओल्ड लेक एक काफ़ी बड़े कियोस में चली गई थी कुछ चीज़ों की गड़बड़ी की वजह से। और यहाँ पर ऐसे भी काफ़ी सारे टाइम आए थे जब सिल्वेनिया ने काफ़ी बड़े बड़े खतरों का सामना किया था, लेकिन मैं उस टाइम पर भी शांत रहा और अपने टाइम आने का इंतज़ार किया, वो भी पिछले 5 सालों से। जहाँ पर एडी उसकी बात को सुनने के बाद कहता है तो तुम कह रहे हो ये फाइनल टाइम है ना। यहाँ तक कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स आए थे जहाँ पर तुम अपने प्लान को लागू कर सकते थे, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। आखिरकार मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हो।
अगर तुम इस चीज़ की गारंटी ले रहे हो कि तुम मेरी ग्रेजुएशन को जल्दी करवा दोगे तो इसमें तो अकेडमी को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एलाइट ट्रेडिंग कंपनी की काफ़ी सारी चीज़ों पर और काफ़ी सारी सर्विसेज पर जो मोनोपोली है वो सिर्फ लोरटेल की वजह से आई थी। मुझे तो यह भी लग रहा है कि इस फैकल्टी में काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि लोरटेल को काफ़ी नापसंद करते हैं और मेरी ग्रेजुएशन को जल्दी करवाने की पावर सिर्फ कुछ गिने चुने ही लोगों में है, जिनमें एक तो हैं हमारे प्रिंसिपल, दूसरे हैं डीन। लेकिन ये दोनों तो कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी जैसी विचारधारा वाले लोगों को समझा पाना इतना आसान नहीं है। तो तुमने ज़रूर से किसी और पर्सन के साथ डील की होगी और वह पर्सन होगा शायद से वॉइस प्रिंसिपल रेचल। जाहिर तौर पर यही हो सकती है। अगर तुम उनको कंपनी की कुछ चीज़ों की मोनोपोली ऑफर करो तो वह तो खुद चल कर आएगी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। जहाँ पर ड्यून कहता है, हाँ मैं यह तो एडमिट करता हूँ कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा दिमागदार पर्सन हो जिसकी इंसाइट भी काफ़ी ज़्यादा तेज है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसा पर्सन एक सिंगल कॉन्टैक्ट के साथ इतनी सारी चीज़ों का पता लगा सकता है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाया। वैसे तुमने अगर इतने आगे का सोच ही लिया है तो तुमने लोअर की सिचुएशन का भी अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। सही कहा ना मैंने? सच कहूँ तो यहाँ पर उसके लिए कोई भी होप नहीं है। और वैसे भी नेक्स्ट कंपनी लीडर की जो पोजीशन है वह 6 ग्रेट मर्चेंट एल्डर से ही बिलोंग करने वाली है। जहाँ पर एडी मन में सोचता है, यह तो मुझे जब हमने ऑफिस हॉल पर कब्जा किया था और लोअर टेल के साथ जो बातें की थी उस टाइम की याद दिलाती है। जहाँ पर लोअर टेल एक लेटर को पढ़ते हुए कहती है, देखो तो सही, स्लोग जो कि पहले कंपनी का लीडर बनना चाहता था वह मुझे सपोर्ट कर रहा है। जहाँ पर ड्यून की जितनी भी प्लानिंग होती है वह सारी प्लानिंग स्लोग से जाकर ही मिल रही होती है। जहाँ पर वह आगे कहता है, अगर एक बार गोल्ड किंग हट जाएगा तो वह अगला कंपनी लीडर बन जाएगा। लेकिन जब लोर्टी ने कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में लिया तो वह सच में थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ ही होगा। जहाँ पर एडी भी पूछता है, आखिरकार क्या स्लोग तुम्हें भी सपोर्ट कर रहा है? ड्यून भी कहता है, हाँ एज वेल। एडी कहता है, क्या एज वेल, इसका मतलब क्या है? इस बात को समझाते हुए ड्यून उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है एलाइट ट्रेडिंग कंपनी इस पूरी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है। एलाइट ट्रेडिंग कंपनी के लीडर को चुनने का यह मामला इसे इंपीरियल फैमिली द्वारा भी काफ़ी बारीकी से देखा जाता है। जहाँ पर स्लोग की एक तार सीधा एक पर्ची के पास जा रही होती है और जब हमारा एडी उस पर्ची को हटाता है तो उस पर्ची के पीछे हुए लिखे हुए नाम को देखकर तो एडी भी एक पल के लिए चौंक जाता है और पीछे से ड्यून भी कहता है, क्या इस नाम को पढ़ने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? जहाँ पर एडी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता और उस पर्ची के पीछे नाम होता है प्रिंसेस पर्सिका का, इंपीरियल फैमिली की सेकेंड प्रिंसेस। जहाँ पर प्रिंसेस पर्सिका मन में सोच रही होती है, मुझे यह बंदा ड्यून काफ़ी पसंद आया, यह काफ़ी अच्छा काम कर लेता है, यह बंदा मुझे ग्रेट मर्चेंट स्लोग से कनेक्टेड रखता है और इससे भी इम्पोर्टेंट यह फैक्ट कि उसने उस बंदे को कन्विंस करने का प्लान बनाया है। एक ऐसा बंदा जिस पर प्रिंसेस फियोनिया काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है और वहीं प्रिंसेस सेला उस बंदे से काफ़ी ज़्यादा ही सतर्क रहती है। वह बंदा जिस पर द हीरो लूसी मारियल खुद ऑब्सेस हुई पड़ी है और वह बंदा उस फैमिली का भी सर्वाइवर है जिस फैमिली की स्टेटस काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है और वह रिगेन कर रही है अपने स्टेटस को। और यही बंदा इस तख्त को पाने की सबसे अच्छी चाबी है। जहाँ पर पर्सिका बाहर निकलती है और इस सीन में सच में काफ़ी ज़्यादा बैडेस लग रही होती है। मन में सोचती है, एडवर्ड टेलर मैं तुमसे जल्द ही मिलना चाहूँगी। फिर हमें सेमेस्टर के स्टार्ट होने के 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बंदी हमारे ड्यून से पूछती है, हे क्या हमारे लिए एडवर्ड टेलर भरोसेमंद आदमी रहेगा? जहाँ पर ड्यून कहता है, रेना तुम इस टाइम पर मर्चेंट की तरह बात नहीं कर रही। मुझे तो वह पर्सन कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जो अपनी ग्रेजुएशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हो। और क्या तुम्हें पता है जब वह क्लास में फर्स्ट आया था तब भी वह अपनी ग्रेजुएशन को पूरा होने का लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जहाँ पर पास्ट में हमारे एडी ने ड्यून से कहा भी था कि वह अपनी ग्रेजुएशन को किसी भी तरह कंप्लीट करना चाहता है। जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ड्यून कहता है, और वैसे भी ग्रेजुएशन को जल्दी कंप्लीट करवा देना उस जैसे बंदे के लिए तो काफ़ी अच्छा ऑफर रहेगा। हाँ वैसे उसने एक अजीब सी कंडीशन तो रखी थी लेकिन मैंने उस पर सहमति जताई जिस वजह से उसके पास कोई भी रास्ता नहीं रहा मेरे साथ काम करने के अलावा। रेना भी कहती है, क्या एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन? ड्यून कहता है, हाँ वह बता रहा था कि उसे किसी बंदे को किडनैप करना है और उसे उस बंदे को किडनैप करने के बाद कहीं रखने के लिए जगह चाहिए। मैंने उसका पर्पस भी सुना। वह कह रहा था कि वह स्पिरिचुअल मैजिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता है प्रोफेसर ग्लास्ट की तरह। और मैंने यह भी वेरीफाई किया है कि वह स्पिरिचुअल मैजिक को यूज़ करने में एकदम कैपेबल है।
तो फिर मैंने भी उससे कह दिया कि वह हमारी अंडरग्राउंड स्टोरेज का यूज़ कर सकता है उस कैदी बंदे को वहाँ पर रखने के लिए। मुझे नहीं पता आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वह भी कोई दूध का धुला पर्सन नहीं है। और वैसे भी यह तो हमारे लिए ही अच्छा है। रेना भी पूछती है आखिरकार वह हमारे लिए बेनिफिशियल कैसा है। जहाँ पर ड्यून कहता है अब हमारे पास उसकी एक वीकनेस है, और अब जब वह इस बिल्डिंग में ही रह रहा है तो उस पर नज़र रखना भी काफ़ी ज़्यादा ही आसान हो चुका है। मैंने उसे अपनी साइड पर लाया। उसका पहला कारण तो यही है कि मैं प्रिंसेस पर्सिका का अप्रूवल लेना चाहता था, और उसका दूसरा कारण था कंपनी लीडर के दिल पर चोट पहुंचाना। तो अंत में यह मैटर नहीं करता कि वह भरोसेमंद है या नहीं है। मैंने सारे ही अनचाहे वेरिएबल्स पर पकड़ बना ली है और उन सभी को इसी बिल्डिंग में इकट्ठा कर लिया है। अब मुझे सिर्फ अगले 2 दिनों तक इन पर नज़र रखनी है। और क्या तुम्हें पता है, मैंने गार्ड्स के नंबर को भी डबल कर दिया है। लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उधर देखता है तो वहाँ पर होता है काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट। सारे गार्ड्स उड़ते हुए उसी की तरफ आ रहे होते हैं, जहाँ पर कोई धांसू सी एंट्री लेते हुए कहता है मुझे सारी ही चीज़ों के बारे में पता है, तो मैं इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। आखिरकार इज़ला ट्रिस कहाँ पर है? और भाई साहब ये और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा टाइले मैकलॉर, जो कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होता है। ड्यून भी टाइले मैकलॉर को वहां देखकर चौंक जाता है और मन में सोचता है क्या उसको पता है कि इस लट्रेस को यहाँ पर पकड़ कर रखा गया है? कैसे नहीं, इससे पहले कि उसे इतने जल्दी पता कैसे चल गया? रुको, क्या ऐसा हो सकता है? फिर से शिफ्ट होता है, हमें लोअर टेल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर उसके कमरे से बाहर से काफी ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। कोई कहता है हम पर अटैक हुआ है, जल्दी से मर्सनरीज को इकट्ठा करो और फ्रंट गेट पर चलो। लेकिन तभी वहां गेट ओपन होता है। लोअर टेल भी देखती है आखिर गेट ओपन किसने किया, और ये और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा एड रोड टेलर। एड भी हमारी लोअर टेल को देखकर कहता है सच में कितना ज़्यादा अजीब है, मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही उदास होगी इस टाइम पर। तभी लोअर टेल भी मुस्कुराती है और प्यारे से चेहरे के साथ कहती है मैं सच में तुम्हारा इंतजार करते करते मर ही गई थी एड। और इसी के साथ चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर